also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलो, टॉपिक का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग का ये लास्ट टॉपिक है। इसको हिंदी में यदि बात करें तो सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, मतलब कि टॉपिक का नाम क्या हो जाएंगे, तो टॉपिक का नाम है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ज़्यादातर 12th क्लास में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। सेंट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। अब इन्फॉर्मेशन जो है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर क्या होता है। ये सेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं। मान लो कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, किसी भी प्रकार का तुम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तुम्हारे अंदर 15-20 एम्प्लॉई है जिसे सबऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास 15-20 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो अब जितने भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में, सब में कुछ काम ऐसे होंगे, कुछ निर्णय लेने का अधिकार ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होगा। ठीक है, कुछ अधिकार, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए, उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। और कुछ अधिकार ऐसे होना चाहिए जो बाकी एम्प्लॉय का हो, ठीक है, उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं कि तुम किसी भी प्रकार का एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस चला रहे हो, तो हम लेके चलते हैं कि तुम जो है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री चला रहे हो, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो कपड़ा का मैन्युफैक्चर करते हो, मतलब कहने का मतलब तुम कपड़ा बनाते हो, तुम्हारे फैक्ट्री में कपड़ा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझो। केंद्रीकरण, कुछ निर्णय तुम्हारे हाथों में होंगे, जैसे कि तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा फैक्ट्री कितना बजे से खुलेगा, कितना बजे बंद होगा, कितना बजे लंच टाइमिंग होंगे, एक दिन में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करवाना है। क्या तुम्हारा एम्प्लॉय डिसाइड करेगा? खुद सोच के बताओ, तुम्हारा एम्प्लॉय ये डिसाइड करेगा या तुम डिसाइड करोगे? खुद डिसाइड करोगे, है ना। तो इससे बोला जाएगा इस अथॉरिटी को सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि केंद्र के हाथों में है, सिर्फ चुने गिने लोगों के हाथों में है। अपने एम्प्लॉय को तुमने बोल दिया कि चलो तुमको एक दिन में 1000 कपड़ा बनाने हैं, एक दिन में 1000 का तुमको टारगेट दे दियो। अब एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेगा कि 1000 कैसे बनाया जाए। कितना एम्प्लॉय, मान के चलते उसमें 20 एम्प्लॉय है, तो पर एम्प्लॉय पे कितना काम पड़ेगा। यदि 20 एम्प्लॉय है, टोटल मिलकर के 1000 बनाना है, तो बताओ कि एक एम्प्लॉय कितना बनाएगा? 50। एक एम्प्लॉय को 50 बनाने होंगे कपड़ा। तो अब ये तुम डिसाइड करोगे, क्या तुम मैनेजर होके तुम ये डिसाइड करो कि एक आदमी 50 कपड़ा बनाएगा? नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तुमने बोल दिया एम्प्लॉय को 20, हमको 1000 कपड़ा बन जाने चाहिए। अब लेट द एम्प्लॉय डिसाइड कि कौन कितना बनाएगा। उसमें तुम ये तो नहीं जान रहे हो कितने सक्षम एम्प्लॉय है, कितना स्किल्ड एम्प्लॉय है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमेशा नए नए लोग आते रहते हैं, तो किनके पास कितने का स्किल है ये तुम नहीं जान रहे हो। ठीक है, तो उन लोगों को डिसाइड करने दो कि तुम कितना प्रोडक्शन करोगे, तुम कितना बनाओगे, तुम कितना बनाओगे, तुम कितना बनाओगे। ठीक है, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होना अति आवश्यक होता है। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, क्या हमने लिखवाया है नोट्स में, इट रेफर्स टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शंस इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब सेंट्रलाइजेशन जो होंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में केंद्रीकरण बोलते हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन
करने का अधिकार सिर्फ चुने गिने लोगों का है। सेंट्रलाइजेशन करने का अधिकार कितने लोगों का है? चुने गिने लोगों का है, मतलब कि बहुत कम लोगों का है। अब तुम खुद सोच के बताओ, जो बहुत कम लोगों का मैंने बोला तो वो टॉप लेवल के होंगे या मिडिल लेवल के होंगे या लोअर लेवल के होंगे? कौन से लेवल के होंगे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल? टॉप लेवल के होंगे, है ना। तो सेंट्रलाइजेशन के पास जो है, सेंट्रलाइजेशन का राइट, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का राइट सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास है। सेंट्रलाइजेशन करने का अधिकार किसके पास होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगा। जबकि डेलीगेशन जब हम करते हैं, दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, तो कैसे काम वे लोग करेगा, इसका अधिकार डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। यदि बात किया जाए डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये तुम्हारा मिडिल लेवल या तो फिर लोअर लेवल के हाथों में होगा। सेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल के हाथ में होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मिडिल लेवल या तो फिर लोअर लेवल के हाथों में होगा। देखो, हारोल्ड कुंज एंड ओडोनेल ऑथर है, हारोल्ड कुंज एंड ओडोनेल, उनका क्या कहना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में? तो अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज एंड ओडोनेल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज द फंडामेंटल फेस ऑफ डेलीगेशन। टू एक्सटेंड द अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड, इट इज सेंट्रलाइज। मतलब कि अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज एंड ओडोनेल कहते हैं कि वह कोई भी काम, कोई भी अथॉरिटी यदि तुम डेलीगेट कर सकते हो, डेलीगेट का मतलब कल मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, है ना। यदि कोई भी अथॉरिटी यदि तुम डेलीगेट कर लेते हो, मतलब कि दूसरे के नाम पे तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी अथॉरिटी अधिकार दूसरे को तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। सीधे शब्दों में कोई भी काम तुम यदि दूसरों से करवा सकते हो तो उससे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। वह कोई भी काम जो तुम दूसरे से नहीं करवा सकते हो, सिर्फ वो तुम कर सकते हो, वो कौन है? सेंट्रलाइजेशन। तो हारोल्ड कुंज एंड ओडोनेल का क्या कहना है? जो अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, और जो अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं उसे सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, हेनरी फयोल के शब्दों में देख लेते हैं। हेनरी फयोल क्या बोलते हैं? हेनरी फयोल के शब्दों में देखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये बोलते हैं एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। वह कोई भी काम, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, वह कोई भी काम जिससे सबऑर्डिनेट्स की वैल्यू, वह कोई भी काम जिससे सबऑर्डिनेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, वह कोई भी काम जिससे सबऑर्डिनेट्स का वैल्यू बढ़े, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जबकि वह कोई भी काम जिससे सबऑर्डिनेट्स की वैल्यू कम हो जाए, उसे सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। हेनरी फयोल का क्या कहना है? तो वह कोई भी काम, वह कोई भी कुछ भी जिसकी वजह से एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ जाए। अच्छा, एक एम्प्लॉय का वैल्यू बढ़ जाए, एम्प्लॉय का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? अच्छा से काम करेगा, उसका स्किल बिल्ड होगा। अच्छा से काम करेगा तो मतलब हाई लेवल का मैनेजिंग करने के लिए मिलेगा, तो हाई लेवल का मैनेजिंग करने को दिया जाए। इधर से अच्छा परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस जो भी बोल रहे हो, वेल परफॉर्मेंस, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, हाई टॉप लेवल का वर्क दिया जाए, जो भी रहे, लेकिन ये सब करना क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या पड़े? काम दूसरे से करवाना, कामों को दूसरे से करवाना। कल हमने बताया था कि जब काम दूसरे से करवाया जाता है तो एम्प्लॉय को लगता है कि अरे भाई, हम तो यहाँ पे जो है मेरा बहुत ही दबदबा है, मेरा बहुत ही वैल्यू है कि नहीं है, और वो और बेहतर करने का कोशिश करेगा। मतलब कि यदि सबऑर्डिनेट्स का वैल्यू बढ़ाना है, सबऑर्डिनेट्स को इम्पोर्टेंस, महत्व देना है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना जरूरी है।
करना जरूरी है। तो मतलब कि एक तरह से समझा जाए, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ हेनरी फयोल, एम्प्लॉय का सबऑर्डिनेट्स का वैल्यू बढ़ेगा कब, जब एम्प्लॉय के वैल्यू बढ़ेगा कब, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। ठीक है, तो देखो हेनरी फयोल हो चाहे हारोल्ड कुंज एंड ओडोनिल हो, दोनों कोई मिला जुला करके बात वही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग है। जैसे अभी हमने एक सवाल पूछा, सबका कहना वही था, लेकिन जवाब बोलने का तरीका सबका अलग अलग था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से हारोल्ड कुंज हो जाए, हारोल्ड कुंज एंड ओडोनिल हो जाए, या तो हेनरी फयोल हो जाए, दोनों का वही कहना है, डेलीगेशन का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डेलीगेशन ऑफ वर्क। हारोल्ड कुंज कहते हैं डेलीगेशन कर दोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन, जबकि हेनरी फयोल कहते हैं कि यदि आप अपने एम्प्लॉय का वैल्यू बढ़वाते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंस वही है। अब सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो हारोल्ड कुंज का कहना है कि यदि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करते हो तो सेंट्रलाइजेशन, और हेनरी फयोल का कहना है कि यदि आप क्या करते हो, एम्प्लॉय को वैल्यू नहीं देते हो, एम्प्लॉय का वैल्यू को रिड्यूस करने का काम डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। बात वही है, लेकिन दोनों को ही घुमा करके बोले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकरण की विशेषताएं, विकेंद्रीकरण की जो है खासियत क्या है, खूबियां क्या है। तो इसके अंदर हमने लिखवाया, देखो उससे पहले एक बात पे ध्यान दो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक संस्थान के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होना अति आवश्यक है। एक संस्थान में सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब कितना देखा जाए, क्या 100% सेंट्रलाइजेशन किया जाए, क्या 100% डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, क्या 50-50 डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, या तो फिर मेजॉरिटी सेंट्रलाइजेशन हो और माइनॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन हो। चौथा ऑप्शन में माइनॉरिटी सेंट्रलाइजेशन हो, मेजॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन हो। मैंने क्या बोला, 4 ऑप्शन दिया, 4 5 7 मैंने दे दिया। अब तुम लोग को डिसाइड करके बताना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है। कितना, कैसे कैसे, पहला ऑप्शन में है, देखो यहाँ सेंट्रलाइजेशन लिख रहा हूँ, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन, C फॉर सेंट्रलाइजेशन, D फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। 100% दोनों का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है 50-50% होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 3 में कहते हैं कि इसका मेजॉरिटी होना ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए और कम जो है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और चौथा में है कम जो है डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, सोच के जवाब दो। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, एक संस्था हम चला रहे हैं, उस संस्था में पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, दोनों पूरा पूरा एकदम होना चाहिए। बी में कहता है कि आधा सेंट्रलाइजेशन करो, आधा डिसेंट्रलाइजेशन करो। सी में कहता है ज़्यादातर काम सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और थोड़ा बहुत काम डिसेंट्रलाइजेशन का होना चाहिए। और डी में कहता है थोड़ा बहुत काम सेंट्रलाइजेशन का होना चाहिए और ज़्यादा काम जो है डिसेंट्रलाइजेशन का होना चाहिए। सोच के निर्णय लो, कौन सा? सेकेंड, 50-50 सी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन मेजॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन माइनॉरिटी। सी, बी, सी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबका गलती है। डी इज द करेक्ट आंसर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ काम सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अधिकांश काम डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कुछ काम सेंट्रलाइजेशन, अधिकांश काम डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब देखो, यदि अधिकांश काम को तुम सेंट्रलाइजेशन करते हो तो बार बार तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे पास आते रहेगा,
बार बार तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे पास आएगा पूछने के लिए, परमिशन के लिए, तो तुम बार बार परमिशन देते देते ही उब जाओगे। कुछ अधिकार ऐसा होना चाहिए, कुछ अधिकार ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास हो, बाकी सब दे दो, ले जाओ तुम लोग अपना काम कर लो। माइनॉरिटी सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, मेजॉरिटी होना चाहिए, ज़्यादातर होना चाहिए। जैसे कि यदि बात करते हैं तो यहाँ का ही बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ का यदि हम बात करें तो टाइमिंग तुम लोग का डिसाइड करना, सिर्फ हमको लगता है कि हम तो उसी पे हम फोकस करते हैं, तुम लोग से पूछ कर करते हैं, बाकी तुम लोग को जैसे करना है वैसे करो। नहीं, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन थोड़ा बहुत और मेजॉरिटी जो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब सुनते हैं, देखो इसलिए ही हम लोग सेंट्रलाइजेशन के बारे में 12th क्लास में ज़्यादातर नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ोगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन बाबू ज़्यादा होते हैं। आई बात सभी को समझ में? हाँ जी, यहाँ भी तो वही है, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होते हैं। देखो इसके अंदर हमने पहला पॉइंट क्या लिखवाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन में ही बोले थे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पहला पॉइंट वही लिख रहे हैं कि डेलीगेशन का ये एक एक्सटेंडेड है, मतलब कि जहाँ डेलीगेशन समाप्त होता है वहाँ से क्या डिसेंट्रलाइजेशन की उत्पत्ति होती है। मतलब कहो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक रूप है डिसेंट्रलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखवाया है अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल। हेनरी फयोल क्या बोले थे, वह कोई भी चीज़ जिससे सबऑर्डिनेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, डिसेंट्रलाइजेशन, यही बात लिखा हुआ है। इट गिव्स इम्पोर्टेंट टू द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स की वैल्यू को ये क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाता है। तीसरा क्या है, अब बताओ जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा बाबू तो काम मैनेजर खुद करेगा कि दूसरों से करवाएगा, दूसरों से करवाएगा, यानी कि वर्कलोड मैनेजर का बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। वही लिखवा है इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है वह कम हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला पॉइंट में लिखवा है इट इज़ ए प्रोसेस विच इज़ अप्लीकेबल टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संस्थान के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी सब डिपार्टमेंट्स होंगे, सारे सब डिपार्टमेंट्स में डिसेंट्रलाइजेशन का होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट में लिखवाए हैं अंडर इट डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉय हु इम्प्लीमेंट देम। डिसेंट्रलाइजेशन में निर्णय लेने का अधिकार उन एम्प्लॉइयों के पास है जो निर्णय लेकर के उस पे अमल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने तुम लोगों को कह दिया कि चलो भाई साहब तुम लोग खुद डिसाइड करो क्या करोगे। डिसीजन तो तुमने दे दिया, जब करने की बारी आया तो हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं, ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो उस काम को करने में दम रखते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि कह करके पीछे न हटने वाले वैसे लोगों के लिए है। अंडर इट अलोंग विथ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड। ये तो सीधी सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी जाएगा। और कल मैंने बताया था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जहाँ जहाँ होगा, जब जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा तब रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे और अकाउंटेबिलिटी का भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ ट्रांसफ़र एक साथ होते हैं। तो अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के अंदर में अथॉरिटी जाएगा, अथॉरिटी जाएगा तो पीछे पीछे कौन जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे पीछे कौन जाएगा, अकाउंटेबिलिटी जाएगा। मतलब सीधे शब्दों में समझो, सीधे शब्दों में समझो तो डिसेंट्रलाइजेशन जब हुआ मतलब कि मम्मी कहीं जा रही है तो पीछे पीछे उनका बेटा भी लटक के जाएगा, बेटा बेटी भी लटक के जाएगा, और बेटा बेटी के पीछे पीछे उनका पेट
पेट करने मतलब ये पेट नहीं, पालतू जीव जंतु जो पालते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, वो भी पीछे पीछे लटक के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार है, डेलीगेशन जहाँ होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगा और अकाउंटेबिलिटी भी जाएगा। बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई दिक्कत? कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। अगला हेडिंग में लिखवाया है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का वैल्यू क्या है, महत्व क्या है, क्यों हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, क्यों हमें विकेंद्रीकरण करना चाहिए। क्या हमें वास्तव में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है? क्या वास्तव में डिसेंट्रलाइजेशन का होना ज़रूरी है? क्यों? कोई पॉइंट्स? हाँ तो है, नहीं दे के नहीं बोलना है। मतलब बेनिफिट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या, मतलब छोटा मोटा जो भी केस होगा अपने में सॉल्व कर लेंगे लोग, ज़्यादा मतलब ओके, पहला पॉइंट में हमने लिखवाया है डेवलप इनिशिएटिव अमाउंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। डेवलप इनिशिएटिव अमाउंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब क्या है? डेवलप इनिशिएटिव अमाउंट ऑफ, इनिशिएटिव अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट नहीं होगा, सही बोल रहे हो। पता चलेगा। उल्टा फुल्टा लिखी हुई रहती है। देखो इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल। पहल का मतलब रचनात्मक, नया नया चीज़ खोजने की क्षमता। तो जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, जब हम अपना काम दूसरों से करवाएंगे, तो सब ऑर्डिनेट्स के बीच में नया चीज़ खोजने की क्षमता जागरूक होगा, ठीक है। नया चीज़ खोजने की क्षमता क्या होगा? जागरूक होगा। नया चीज़ खोजने की क्षमता कब जागरूक होगा? जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, ठीक है, जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ऐसे कर सकते हो, एक एम्प्लॉई नया नया चीज़ खोजना सीखेगा, एक एम्प्लॉई नए नए चीज़ का डेवलपमेंट करेगा, इनिशिएटिव माइंडेड रखेगा, नया कुछ डिस्कवर करेगा। कब? जब तुम उसको फ्रीडम दोगे, जब तुम उसको मौका दोगे, तभी तो एम्प्लॉई नया कुछ कर पाएगा। और जब तुम मौका उसको दोगे तो बताओ कि तुम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हो। जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है तो पीछे पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जा रहा है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे पीछे कौन जा रहा है? अकाउंटेबिलिटी भी जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट में हमने लिखवाया है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, अब देखते हैं जरा। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब कि तुरंत निर्णय लेने का अधिकार हो जाएगा। मतलब कि यदि तुम एम्प्लॉय को कहते हो कि तुमको ये वो काम करना है, अरे ढेर सारा ये और ये का मतलब नज़दीक वाला काम, वो का मतलब कि दूर वाला काम करना है। तो ये काम करना है, वो काम करना है, इसलिए ढेर सारा ये काम करना है, ढेर सारा वो काम करना है, ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो अब तुमको जब ये काम करना है तो अब एम्प्लॉय क्विक डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है। जैसे कि मान लो कि तुम लोगों को हमने एक दिया काम डिसेंट्रलाइजेशन, 2026 की सरस्वती पूजा का मैनेजमेंट करना तुम लोगों का काम। 2026 में सरस्वती पूजा का मैनेजमेंट करना तुम लोगों का काम। डेलीगेशन कर लोगे? रहोगे उस समय, क्योंकि जनवरी या फेब में जो है ये होता है, पूजा होता है, और तब तक तुम्हारा जो एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 2026 में सरस्वती पूजा कब है? चेक करो तो, देख लो तो, देख के बताओ तो। मई में हो ही नहीं सकता है, या तो जनवरी हो या तो फेब हो,
तब तक बाकी लोग, कुछ लोग सर्च कर, तब तक बाकी लोग सुनो। यदि तुम लोगों को हमने बोला कि 2026 के सरस्वती पूजा में मैनेजमेंट करना है, इसका हिस्सेदारी लोगे? इसमें हिस्सेदारी लोगे? कब है? तो कर क्या रहे थे? मेरे मारने में लगे हैं। हम लोग गूगल कर लो, इससे अच्छा कैलेंडर भी देखती है। सही में। सही तो बोलिए, गूगल कर लो। सुनती नहीं है मेरे पास। कब है? सुनती नहीं है। What a benefit, sir। देखिए आपको मनहार स्टूडेंट सर। कैलेंडर लाओ खोल के, कैलेंडर लाओ। जैसे उसका दिमाग हैंग करता है। उसका तेरे को लग उसका तेरा। सर इससे पहले अलेक्सा से पूछ लीजिए। अलेक्सा कोई टच ही नहीं काम कर रहा है, कैसा फोन है? हटिया। 2026 में सरस्वती पूजा कब है? थोड़ा जोर से बोला। थोड़ा जोर से बोलो। क्या मतलब तुम बैरी हो? हम बैरी। चेक करो जी, फोन है कि पता नहीं क्या है। अलेक्सा थोड़ा जोर से बोलो। क्या हो रहा है ये? सर आप इसको बोलिए कि हम लोग बातें हाँ। सुनती है। योर पूछिए कि सरस्वती पूजा कब है? है फोन है क्या है? देखो जी, सर्च करो तो। हाँ ये तो मर्सी किसी से बात कर लिया, फोन ऐसे हो गया था। तो देखो, तब तक सुनो। मान लो कि तुम लोगों को हमने एक काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो तुम लोग खुद डिसाइड करो तुम लोग कौन कौन सा काम करना पसंद करोगे। उसके लिए अपना ओपिनियन दो। हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन का काम। अब यदि डेकोरेशन का काम बोलते हो तो मैं इमीडिएटली पूछता हूँ कि बताओ कि इसमें डेकोरेशन में तुमको जो है कौन कौन से फ्लावर्स चाहिए, तो तुम अपने अकॉर्डिंग सोच के तुरंत क्विक डिसीजन ले लोगे, ले सकते हो। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन जब होता है, ठीक है, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है, तब ऐसी स्थिति में निर्णय एम्प्लॉय तुरंत ले सकते हैं। 23 जनवरी तो फ्राइडे है, तो बताओ आराम से तुम लोग का जो है एग्ज़ाम होने से पहले ही हो जाएगा, तो ज़रूर रहोगे ही रहोगे। इतिहास कब है? जनवरी में हो या तो फरवरी में ही होता है, और एग्ज़ाम के पहले ही होता है, ठीक है। तो अब बताओ, ये क्विक डिसीजन मेकिंग क्लियर हो गया। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो जाते हैं? तुरंत निर्णय लेना। जैसे कि किसी ने बोला कि हम डेकोरेशन का काम करेंगे, तो उससे संबंधित कोई भी सवाल होगी तुरंत जवाब मिल जाएंगे। बताओ इधर से कोई काम लेना चाहोगे? नहीं। बेरोजगारी यहीं से उत्पन्न होती है। बेरोजगारी यहीं से उत्पन्न होती है। कुछ तो बोलो। मैनेजमेंट में योगदान देना, मैनेजमेंट में एक्टिवनेस होना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आई होप कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो गया क्लियर, समझ में आ गया। इस पे ज़्यादा उदाहरण अब नहीं देंगे, क्योंकि उदाहरण देने का मतलब खुद का मोए मोए बन जाना होता है। तीसरा पॉइंट में है रिलीफ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट ने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजर ने क्या किया, अपना काम को, टॉप लेवल मैनेजर ने क्या किया, अपना काम को दूसरे से करवाया। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने क्या किया, अपना काम को मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या तो फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से काम करवाया। तो जब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से काम करवाया या तो फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करवाया, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये रिलीफ हुआ, इसे कहीं ना कहीं वर्कलोड इसका कम हो गया। अपना काम को दूसरे से करवाया तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ समय के लिए फ्री हो गया, रिलीफ, आराम इसको मिला। अब इस समय ये दूसरा तीसरा काम कर सकता है। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क होंगे तो यहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा पल के लिए, कुछ अवधियों के लिए, कुछ समय के लिए सुकून मिलेगा, ठीक है। अब उस सुकून भरी समय में जो है वह दूसरा काम कर सकता है। आगे फिर बात करते हैं डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर।
डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए मैनेजमेंट करने का एक बेहतर टैलेंट की खोज करना, विकसित करना भी डिसेंट्रलाइजेशन से होता है। मान लो कि हमने टॉप लेवल वाला काम कोई सबऑर्डिनेट्स से करवाया, टॉप लेवल वाला काम हम सबऑर्डिनेट से करवा रहे हैं, तो अक्सर हम करवाते हैं। तो बताओ, इससे बॉटम लेवल जो टॉप लेवल का काम कर रहा है, मतलब कि जिस आदमी को मैंने डेलीगेट किया, जिस व्यक्ति को मैंने डिसेंट्रलाइजेशन दिया, वह व्यक्ति अक्सर टॉप लेवल वाले लोगों का काम कर रहा होगा। तो अक्सर यदि टॉप लेवल ऑफ मैनेजर का काम कर रहा होगा तो करते करते उसे आदत भी हो गई होगी, और लक बाय चांस यदि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नहीं रहे, या तो फिर कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस बन जाए जब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजर्स जो हैं वो अनुपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट फिर भी चलता हुआ रह सके, मैनेजमेंट फिर भी चलते रहे। भविष्य में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, जैसे कल का ही घटना कोई नहीं जानता था, भविष्य में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानते। इसलिए अपने आप को हर परिस्थितियों में ढालने के लिए तैयार रखो। अपने आप को कुछ इस प्रकार बना लेना चाहिए कि परिस्थिति कैसा भी रहे, हम उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। तो एक मैनेजर को इसके लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन करवाना चाहिए। अगला पॉइंट में हमने लिखवाया है बेटर कंट्रोल, वही है ना, बेटर कंट्रोल। जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन जब हम करेंगे तो मैनेजर के पास जो है इनफ टाइम हो गया, रिलीफ हो गया, तो वो कंट्रोल करने की प्रणाली को कंट्रोल करने का, नियंत्रण में लोगों को, नियंत्रण में कामों को रखने का नया चीज़ों का डिस्कवर कर सकता है। यानी कि वी कैन से कि एक मैनेजमेंट में बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क का होना अति आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है फीचर्स थे, ये सब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन थे। जैसे कि हमने लिखवाया पहला में डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि नए एम्प्लॉय को नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तुरंत निर्णय लेने में मदद मिलेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। मैनेजमेंट फ्यूचर में जो है मैनेजमेंट करने के लिए जो है लोग डिस्कवर कर लेंगे, खोज कर लेंगे, और एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है। अब बोलो, इतना में कोई दिक्कत? अब हम लोग फिर आगे मूव करते हैं इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि एक्सप्लेनेशन का लास्ट टॉपिक है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर बुक, किताब के आधार पे ये सेकंड लास्ट टॉपिक अभी होने वाला है, लेकिन हम उसे लास्ट मानेंगे। कैसे? दो टॉपिक बच रहे हैं अब। पहला जो टॉपिक अब बच रहा है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यदि विकेंद्रीकरण करने से हमें लाभ है तो बाबू इससे कुछ नुकसान भी है। ठीक है, मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विमुद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण का नुकसान क्या है? तो नंबर 1, मोर फाइनेंशियल बर्डन। पहला पॉइंट में क्या हमने लिखवाया है? मोर फाइनेंशियल बर्डन। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन करवाने से फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, मतलब कि वित्तीय बोझ भी बढ़ता है मैनेजरों को। ठीक है, अब कैसे? देखो, मान लो हमने डिसेंट्रलाइजेशन दिया, हमने तुम लोगों से काम करवाया, हालांकि वह काम को करने में एक्सपर्ट कौन होगा? वह काम को करने में एक्सपर्ट कौन होगा? सबऑर्डिनेट्स की सुपेरियर एक्सपर्ट होगा।
डिसेंट्रलाइजेशन दूसरे लोगों से वो काम करवा रहा है, लेकिन दोनों की तुलना में एक्सपर्ट कौन होगा? सुपेरियर होगा। अब सबऑर्डिनेट्स से काम करवा रहा है तो सबऑर्डिनेट्स सुपेरियर के लेवल का तो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, जितना कम गलती ये टॉप लेवल करता, उससे ज़्यादा गलती सबऑर्डिनेट्स करेगा कि नहीं करेगा? तो यदि गलती हो सकता है तो बताओ कि फाइनेंशियल बर्डन, बोझ सुपेरियर के ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि गलती होने की वजह से प्रॉफिट में रिडक्शन हो जाएंगे, प्रॉफिट कम होने लगेगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो एक मैनेजर के ऊपर फाइनेंशियल बोझ बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर में जो है पिताजी या जो तुम्हारे घर के जो मुखिया हैं, मतलब कि वो इंसान जो तुम्हारे फैमिली को चलाते, अर्निंग करके देते हैं, पैसा कमा के ला के देते हैं, जिन्हें हम लोग मुखिया बोलते हैं, उन्होंने एक महीने के लिए एक बजट प्रिपेयर किया कि 5,000 रुपया जो है खाने पीने पे खर्च किया जाएगा, ताज़ा फल फूल पे, ठीक है, फल फूल पे जो है खर्च किया जाएगा। नॉर्मली तुम्हारे माताजी जो है बाज़ार जाती थी, और फल फूल खरीदती भी थी, जो कि सुपेरियर तुम्हारे लिए। लेकिन कोई कारणवश माताजी ने बोला जाओ तुम खरीद के लाओ, हाँ तुम लोग खरीद के लाओ। ये बात लड़कियों के लिए नहीं है, ये बात लड़कों के लिए है। तो सीधा कोई भी फल खरीदने जाएगा। मान लो आजकल आम का सीज़न चल रहा है, तो आम का भी क्या रेट चल रहा होगा? 50 रुपये का 1 kg। अच्छा, 50 रुपये kg। तो अब सुनो, 50 रुपये पर kg मैंगो। बच्चे ने गया, सबऑर्डिनेट्स ने गया, बोला कि हमको 1 kg आम कितने का दोगे? 50 रुपये का। ठीक है, तौल दो। यही होता है। लेकिन माताजी या तो फिर महिलाएं 1 kg आम कितने का दोगे? 50 रुपये का है। 40 का नहीं जाते हैं, 30 का ले ही जाते हैं, और 50 का। अब बताओ, यदि तुम्हारे माताजी वगैरह ऐसे करके खरीदते थे तो बताओ कि ये 5,000 रुपये लॉन्ग ड्यूरेबल होंगे, चलेंगे? लेकिन तुम लोगों की जाने की वजह से ये इसमें रिडक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगा। मतलब कि बताओ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो डिसेंट्रलाइजेशन करने से चूंकि सबऑर्डिनेट्स उतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकते हैं। दूसरा, यूनिफॉर्म पॉलिसीज नॉट फॉलोड। यूनिफॉर्म पॉलिसी नॉट फॉलोड। अब इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, चला लो इंस्टाग्राम, अनफॉलो और फॉलो कर लो बैठ के। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, ठीक है? फॉलो का मतलब क्या होता है? पालन करना। तो यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर पॉलिसी। हमारे यहाँ का ये जो नियम है, हम नियमों का पालन करवाते रहते हैं, लेकिन नियमों का पालन तभी हो पाएगा, नियम का पालन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी होगा जब जो आदमी को जो काम सौंपा गया था वो आदमी वही काम करे। यदि उस आदमी को वो काम न दे करके दूसरा काम दोगे तो नियम का पालन नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है उसका पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो हमने सबऑर्डिनेट्स को सबऑर्डिनेट वाला काम सौंपते हैं तो हमारे पास अधिकार था, स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सकते थे, उस पर डांट सकते थे, बोल सकते थे, है कि नहीं? लेकिन अब उसको उसके काम से ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन वाला काम दे रहे हैं, तो हमें उस पर पिटी दिखाना पड़ेगा, दया। बेचारा भी नहीं आता होगा इसलिए गलती कर दिया है। मतलब कि यहाँ हम जो पॉलिसी बनाए हुए थे उस पॉलिसी का उल्लंघन भी हो सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। ये भी एक नुकसान है। तीसरा जो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जानते हो? बहस, है ना, विवाद। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल चल रहा हो,
देखो हमने पढ़ाया था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में ही पढ़वाया ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल तरीके से चल रहा हो तो इनफॉर्मल में क्या होगा, सुपेरियर सबऑर्डिनेट्स सारे के सारे एक फ्रेंड की भांति होंगे, है कि नहीं, सारे के सारे लोग कैसा होंगे, एक दोस्त की भांति होंगे। तो यहाँ पे यदि सबऑर्डिनेट्स किसी भी प्रकार का कोई गलती करता है तो बताओ सुपेरियर यदि डांटे या बोले तो हमको बोले कि अगला बार सम्मत देना हमको काम, हम नहीं करेंगे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करवाते हैं। बोलो डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट लिखवाया। अभी हमने तुम लोगों को सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ाया है, अभी तुम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ाया है, तुम लोगों ने डेलीगेशन भी पढ़ लिया, डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ लिया। तो ये सबके बीच का अंतर, डिफरेंस तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। पहला डिफरेंस, 2 डिफरेंस यहां से मैं दे रहा हूं। पहला डिफरेंस सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में अंतर। दूसरा जो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का अंतर। ये 2 डिफरेंस तुम्हें लिखने हैं खुद से। इसमें यदि बात किया जाए तो ये वाला जो डिफरेंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का जो अंतर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का भी हो गया हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बिजनेस स्टडी का स्टाफिंग चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास को यहाँ करो स्वाहा। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.